नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के हम फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्यूशन में हम रीट 2020 के मैथ क्विज नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए हम आज के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में है साथियों। ये हमारा पिछले टेस्ट में टेस्ट नंबर 3 के जो टॉपर्स थे उनकी लिस्ट है साथियों। इसमें हमारे 4 साथियों ने 40 में से 40 अंक प्राप्त करके पहली रैंक प्राप्त की थी। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। चलिए आज के पेपर पर चलते हैं। आज का जो पेपर था उसका पहला सवाल ये रहा आपके सामने। दो संख्याओं का लसाअ पे 4 तथा मसाअ पे 12 है। यदि इनमें से एक संख्या 4 तथा दूसरी संख्या क्या होगी? साथियों, आपको पता है कि संख्याओं का जो लसाअ पे होता है, लसाअ पे, वो मसाअ पे से बड़ा होता है, मसाअ पे से बड़ा होता है। यहाँ पर हमारे सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ये जो लसाअ पे लिखा हुआ है यहाँ पर मसाअ पे होना चाहिए था और जो मसाअ पे लिखा हुआ है यहाँ पर लसाअ पे होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में फिर यदि हम सवाल को हल करते तो हमारा आंसर इस प्रकार से आता। प्रथम संख्या इंटू में द्वितीय संख्या बराबर होता है लसाअ पे गुणा मसाअ पे। तो यदि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक न होती तो फिर इस सवाल का आंसर कुछ इस प्रकार से होता। 4 इंटू में सेकंड संख्या बराबर लसाअ पे 12 इंटू में मसाअ पे 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता और सेकंड संख्या हमारी आ जाती 12। लेकिन फ़िलहाल की पोजीशन में यदि हम बात करें तो फ़िलहाल यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसलिए इस सवाल को हम डिलीट करेंगे और आपका जो स्कोर रहेगा वो 29 क्वेश्चंस में से रहेगा। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इनका लसाअ पे 84 है। इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं 21, 24, 28 और 84। साथियों, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और इनका जो लसाअ पे है 84 है। तो अब आप देख लीजिए कि इस प्रकार हम एक्चुअल संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। 3 के साथ भी x लगा देंगे, 4 के साथ भी x लगा देंगे और साथियों यहाँ से फिर हम इंटू, अनुपात के स्थान पर इंटू का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे ये, फिर आप ऑप्शन के अनुसार डिवाइड कर दीजिए। यदि हम बात करें इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए साथियों, हम अनुपात के स्थान पर इंटू का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे 3:4, तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह लगा देंगे और इसको फिर हम लसाअ पे में भाग दे देते हैं। तो 12 का भाग जब इसमें देंगे तो हमारे पास आएगा 7, अर्थात 1 अनुपात का मान हमारे पास आ जाएगा 7। तो 3 अनुपातों का मान होगा 21, 4 अनुपातों का मान होगा 28। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 28। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 ये रहा हमारा। ₹400 की धनराशि 5% तिमाही साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में ₹500 हो जाएगी? साथियों, ये साधारण ब्याज का सवाल है। यहाँ पर देख लीजिए, मूलधन हमारा है ₹400, दर है 5% तिमाही और साथियों ब्याज हमारा है
ब्याज हमारा है 100 रुपये, क्योंकि धनराशि हो रही है 500 रुपये। अब यहाँ से जब हम समय ज्ञात करेंगे तो समय हमें ज्ञात करना है। हमारा सूत्र होता है ब्याज बटा 1 बराबर मूलधन इंटू में दर और इंटू में समय बटा में 100। लेकिन साथियों, ऐसा करते समय आपको विशेष सावधानी ये रखनी है कि यदि हमारी दर जो प्रतिशत है वो तिमाही है तो हमारा समय भी तिमाही में ही आएगा, या फिर आप दर को वार्षिक में चेंज कर लीजिए तो हमारा जो समय है वो भी वर्षों में आ जाएगा। यानी दर और समय की इकाई एक जैसी होनी चाहिए। अभी हम समय को तिमाही में ही लेते हैं, तो यहाँ से जब हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 को 4 से इंटू करेंगे तो 20 हो जाएंगे, और 20 को 100 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। तो 5 का अर्थ ये है साथियों, हमारी दर 5% तिमाही थी तो समय भी 5 तिमाही हो गया। 5 तिमाही का मतलब 5 इंटू में 3 अर्थात 15 महीने, 15 महीने या 15 माह। इस सवाल का राइट आंसर होगा 15 माह। या फिर आप चाहें तो इसे वार्षिक में चेंज करके भी हल कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का 1/4 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों, जैसे सवाल बोला है वैसे आप लिख दीजिए। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो CP बराबर है 20 वस्तुओं के SP यानी सेलिंग प्राइस के 1/4 के, तो 1/4 के बराबर कर देंगे। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ से हम 4 वज्र गुना जब करेंगे तो 4 हमारा पास आ जाएगा CP के पास। तो 16 चौक 64 CP बराबर 20 SP हो जाएंगे, अर्थात 64 क्रय मूल्य बराबर 20 विक्रय मूल्य। अब CP का मान साथियों ये वाला होता है और SP का मान ये वाला होता है, यानी क्रय मूल्य हमारा हो गया 20 और विक्रय मूल्य हो गया हमारा 64। कोई वस्तु हमने 20 रुपये की खरीदी और 64 रुपये में बेच दी, तो साथियों ऐसी स्थिति में हमें 44 का लाभ हो जाएगा। 44 का लाभ होगा साथियों, और ये 44 का लाभ होगा 20 पर, और इंटू में 100 करेंगे प्रतिशत बनाने के लिए। जब काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, और 5 से जब 44 को इंटू करेंगे तो 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, अर्थात 220% लाभ होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 220%। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 हमारा ये रहा, आप देख लीजिए एक बार सवाल नंबर 5 को। निम्नलिखित में से सर्वाधिक परास किस कोण की है। साथियों यहाँ पर 4 कोण दिए हुए हैं, उनमें से सबसे अधिक परास वाला कोण आपको बताना है। परास से तात्पर्य होता है साथियों, परास से तात्पर्य होता है रेंज से, रेंज, और रेंज का अर्थ होता है साथियों न्यूनतम व अधिकतम मानों का अंतर, न्यूनतम व अधिकतम मानों का अंतर। अब यदि हम न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण साथियों 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच का होता है, तो यहाँ पर रेंज हो गई अधिकतम 90। समकोण का कोई रेंज नहीं होता, समकोण फिक्स 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। वृहत कोण हमारा साथियों, जो वृहत कोण होता है वो 180 से लेकर 360 के बीच होता है, अर्थात इसकी जो रेंज है 180 डिग्री तक है, 180 डिग्रियाँ हैं। पूर्ण कोण जो साथियों होता है वो 360 डिग्री का होता है, फिक्स होता है। इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक परास वाला जो कोण है वो होगा वृहत कोण। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वृहत कोण। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये आप हमारा सवाल नंबर 6 है साथियों। यहाँ पर देख लीजिए, एक त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है। साथियों ये हमारे पास एक त्रिभुज है, हमें पता है इसके जो अंतः कोण हैं, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन हमें पूछा है यहाँ पर बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग साथियों हमेशा, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 360 डिग्री।
चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। साथियों ये एक सरल रेखा है, इस पर ये किरण OC खड़ी हुई है। यदि A माइनस B बराबर 80 डिग्री हो तो A का मान क्या होगा। ये साथियों A कोण है और ये B कोण है। यदि इनका अंतर 80 डिग्री हो तो फिर साथियों A का मान ज्ञात करना है। हमें पता है A प्लस B बराबर होते हैं 180 डिग्री। यहाँ पर टोटल यदि हम देखेंगे तो ये 180 डिग्री बन रहा है। A माइनस B बराबर जब देखेंगे तो 80 डिग्री दिया हुआ है। साथियों यहाँ से जब हम सवाल को हल करेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा। समीकरण को जब जोड़ेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, 2A बराबर हो जाएगा। साथियों हमारे पास 0 6 260, 2A का मान 260 तो 1A का मान हो जाएगा 130 डिग्री। इस सवाल का राइट आंसर होगा 130 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है। चित्र में दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। साथियों यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है इसमें सरल रेखाएं दो AB है और दूसरी है CD और ये O बिंदु पर काट रही हैं। कोण AOC थीटा है। कोण AOC ये वाला जो कोण है साथियों इसका मान थीटा है। और कोण BOC ये वाला जो कोण है इसका मान साथियों फाई है। आगे लिखा हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 3 थीटा। अर्थात ये जो फाई है इसका मान थीटा की तुलना में 3 गुना है। अर्थात यदि मैं इसे x मानूँ तो ये 3x होगा। अब साथियों हमें ज्ञात करना है थीटा का मान ज्ञात करना है। हमें पता है कि इस प्रकार जब दो रेखाएं काटती हैं, ये वाला जो कोण है साथियों ये पूरा 180 डिग्री है और ये वाला x है, ये वाला 3x है, तो 4x का मान 180 डिग्री है। तो x का मान जब ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 45। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा 45। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 ये रहा। 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। बताओ 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। साथियों आपको पता है जब 10 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं तो साथियों एक व्यक्ति उस काम को 2 दिन में समाप्त नहीं करेगा। एक व्यक्ति उसे 20 इंटू में 10 अर्थात 200 दिन में समाप्त करेगा। अकेला व्यक्ति जब 200 दिन में काम समाप्त कर रहा है तो 2 व्यक्ति मिलकर साथियों उसे 100 दिन में समाप्त कर देंगे। अर्थात यहाँ पर हम 2 का भाग दे देंगे तो आंसर आएगा 100 दिन। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 ये रहा। संख्या 1074.59 1074.59 इसमें साथियों 9 का स्थानीय मान आपसे पूछा है। आपको पता है दशमलव से इधर इकाई की तरफ चलते हैं तो हम स्थानीय मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन साथियों दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर दशमलव ऐसे कैसे लगा देंगे, इस अंक के स्थान पर 0 लगा देंगे, 9 को ऐसे कैसे उतार देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 0.09। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0.09। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देख लीजिए, एक दिन में मिनटों की संख्या उतनी ही होती है जितनी निम्न दर्जनों में वस्तुओं की संख्या होती है। साथियों एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो ये मिनटों की संख्या हो गई है एक दिन में। अब यहाँ पर दिया है कि उतनी होती है जितनी निम्न दर्जनों में, तो साथियों मान लीजिए x दर्जनों में वस्तुओं की संख्या होती है, तो एक दर्जन में वस्तुओं की संख्या 12 होती है। साथियों यहाँ से जब हम सवाल को हल करेंगे तो एक दर्जन में वस्तुओं की संख्या का मान लिख देंगे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 60 को जब 2 से इंटू करेंगे तो आएगा x बराबर 120। तो यहाँ पर निम्न दर्जनों अर्थात दर्जनों की जो संख्या है साथियों हमारे पास आ गई 120। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 120।
चलिए चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1 किलोमीटर में उतने ही डेसीमीटर होते हैं जितने निम्न मीटरों में सेंटीमीटर होते हैं। साथियों, डेसीमीटर का अर्थ होता है 10 सेंटीमीटर मिलकर 1 डेसीमीटर बनाते हैं। 10 सेंटीमीटर मिलकर 1 डेसीमीटर बनाते हैं। तो यदि हम बात करें 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तो 1 मीटर में साथियों 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। और साथियों 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। और 1000 मीटर को जब हम 10 से इंटू कर देंगे तो साथियों ये हमारे हो जाएंगे डेसीमीटर। ये 1 किलोमीटर के डेसीमीटर हो गए हैं। इसी प्रकार निम्न मीटरों, तो मीटरों को हम x मान लेंगे और यहाँ पर सेंटीमीटर, तो ये साथियों हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ 100 लिख देंगे। अब देखिए हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, x का मान आएगा हमारे पास 100। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 100 मीटर। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 हमारा ये रहा। सवाल नंबर 13 साथियों लिखा हुआ है 5604 में 8 का भाग देने पर, जब हम 8 का भाग देंगे तो भागफल क्या होगा। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो इसका गलत आंसर दे रहे हैं। कुछ साथी हमारा जो है वो आंसर 7.5 दे रहे हैं, कुछ साथी 70.5 दे रहे हैं, कुछ साथियों ने सही भी आंसर दिया है, 700.5 भी दिया है। साथियों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ये आपकी भाग के कंसेप्ट पर आधारित है कि आपको भाग का कंसेप्ट कितना आता है। आप देख लीजिए 5604 में जब हम 8 का भाग देंगे तो सबसे पहले हम 56 में भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा। यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो 0 0 हो जाएंगे साथियों। 0 को उतारेंगे और फिर भाग देने का प्रयास करेंगे। भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटने की 0 लगा देंगे। फिर 4 उतार लेंगे, फिर भाग देने का प्रयास करेंगे, नहीं जा रहा है तो फिर हम 0 लगा देंगे। अब साथियों यहाँ पर ऊपर कोई अंक लिखा हुआ नहीं है, ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और फिर यहाँ पर 0 उतार लेंगे। अब भाग देंगे तो 5 बार भाग चला जाएगा और ये हमारा भाग समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा साथियों वो होगा 700.5। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। चलिए सवाल नंबर 14 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुना है तो बड़े कोण का 2 गुना कितना होगा। साथियों आपको पता है पूरक जो कोण होते हैं, ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक कोण ए है, दूसरा कोण बी है। एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना है तो साथियों मान लीजिए ये बी है और ये ए है। अब 2 गुना हो गया है साथियों। 3 अनुपातों का मान हमारे पास होगा 90, 1 अनुपात का मान होगा 30, 2 अनुपातों का मान होगा 60। बड़ा कोण हुआ हमारा 60 डिग्री और फिर पूछा है बड़े कोण का 2 गुना, तो 60 डिग्री का जब 2 गुना करेंगे तो साथियों आएगा 120 डिग्री। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 120 डिग्री। चलिए सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 ये रहा साथियों। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। साथियों कुछ साथियों ने इस सवाल में भी गलतियां की हैं। प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं साथियों पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 9 तक चलेंगी साथियों। तो जब इनका हम औसत ज्ञात करेंगे तो औसत कुछ इस प्रकार से होगा। इनका योग कर देंगे और योग होगा तो साथियों 0 प्लस में 9/2 आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 4.5 आएगा। या फिर आप 0 से 9 तक की संख्याओं को जब आपस में जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा 45 और संख्याएं होंगी 10। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो भी 4.5 आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 4.5। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। सवाल नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 25 पैसे के 25 सिक्कों का मूल्य निम्नलिखित में से किसके समान है। साथियों आपको पता है 25 पैसे के जब हमारे पास 25 सिक्के होंगे तो इनका जो टोटल वैल्यू होगी वो 6 रुपये और 25 पैसे हो जाएगी। अब आप देख लीजिए 1 रुपये के 6 सिक्के 6 रुपये के बराबर हो गए और 25 पैसे का 1 सिक्का, तो ये भी सही है। 50 पैसे के 10 सिक्के
तो 50 पैसे के 10 सिक्कों में साथियों 5 रुपये हो जाएंगे और 25 पैसे के 5 सिक्कों में 1.25 रुपये हो जाएगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये भी 6 रुपये 25 पैसे हो जाएंगे। 10 पैसे के 50 सिक्के साथियों ये भी 5 रुपये हो गए हैं और 25 पैसे के 5 सिक्के 1.25 रुपये हो गया है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट देखिए साथियों, सवाल नंबर 17 हमारा इस प्रकार से है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। यहाँ पर पूछा है भाज्य संख्या, कुछ साथियों ने कर दिया इसे 2। साथियों 2 तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हमसे भाज्य संख्या पूछा है तो संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। संख्या 3 अभाज्य संख्या है, तो साथियों सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 18 की ओर। सवाल नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 50 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। साथियों आपको 50 से और 100 के बीच जो भी अभाज्य संख्या हैं उनको लिखना है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 10। अब 10 कौन सी हैं आप लिख कर देख लीजिए, या फिर आप अभाज्य संख्याओं को डिनोट करने के लिए साथियों एक मोबाइल नंबर याद रखिए, 44 22 322 321। एक अंक साथियों 10 शुरुआती 10 संख्याओं को दर्शाता है, यानी 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनमें 4 अभाज्य संख्याएं हैं, फिर 11 से 20 तक में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, फिर 21 से 30 में 2 अभाज्य संख्याएं। इस प्रकार जब हम चलेंगे तो साथियों हमसे पूछा है 50 से 100 के बीच, तो ये 10 तक हुई, 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, तो इनको तो हम हटा देंगे और बाकी बची हुई जो साथियों हम काउंट कर लेंगे। 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो हमारा आंसर होगा 10। चलिए सवाल नंबर 19 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19 हमारा ये रहा, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों ये हमारा कोई आयत है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 अधिक है। यदि हम चौड़ाई 1 मान लें तो लंबाई होगी 2, यदि हम चौड़ाई 2 मान लें तो लंबाई होगी 3। तो ऐसी स्थिति में जब इस सवाल को हल करेंगे तो यदि किसी साथी ने 3 और 2 मान लिया है तो क्षेत्रफल होगा 6 वर्ग मीटर, 6 वर्ग मीटर। ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है 6 मीटर। साथियों ये क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मीटर में मापा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है मीटर, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 2 मीटर ये भी गलत हो जाएगा, 3 वर्ग मीटर ये भी गलत हो जाएगा। और साथियों इसके अनुसार आंसर 6 वर्ग मीटर होना चाहिए था, लेकिन 6 वर्ग मीटर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हमारी जो संख्याएं होंगी वो होंगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 2 और चौड़ाई हो जाएगी 1। तो जब इनको आपस में इंटू करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में भुजा BC को बाईं ओर, ये जो BC भुजा है साथियों इसको बाईं ओर D तक तथा दाईं और E तक बढ़ाया गया। इस प्रकार बढ़ाया गया कि कोण ABD ये वाला जो कोण है साथियों 110 डिग्री तथा कोण ACE ये वाला जो कोण है 120 डिग्री है। तो फिर BAC ये वाला कोण हमसे पूछा है। साथियों आप देख लीजिए ये हमारे पास त्रिभुज है, ये कोण यदि 120 डिग्री है तो फिर ये वाला बचेगा 60 डिग्री। ये कोण साथियों 110 डिग्री है तो ये बचेगा 70 डिग्री। त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग 70 और 60 130 हो गया है, तो फिर तीसरा कोण बचेगा साथियों 50 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा 50 डिग्री। चलिए सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये प्रैक्टिकल सवाल है साथियों। एक विद्यार्थी फ़ोटोकॉपी की दुकान पर जाकर अपने किताब के पेज नंबर 10 से 200 तक की फ़ोटोकॉपी करवाता है। यदि प्रति पेज 2 रुपये भुगतान करना हो तो कुल भुगतान ज्ञात कीजिए। साथियों पेज नंबर 10 से स्टार्ट करते हुए पेज नंबर 200 तक जब फ़ोटोकॉपी करवाएगा तो कुल फ़ोटोकॉपी हो जाएंगे हमारे पास 200 - 9, क्योंकि 10वें पेज की तो फ़ोटोकॉपी हो ही गई है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो साथियों हमारे पास पेज बनेंगे 191 191
और साथियों एक पेज का भुगतान है 2 रुपये, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 382 रुपये। तो सही आंसर होगा 382 रुपये। अब हमारे कुछ साथियों ने क्या किया है, 200 में से 10 घटाया, बचा हमारे पास 190 और इंटू में 2 कर दिया, तो 380 रुपये उन्होंने आंसर कर दिया है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, जबकि साथियों ये ऑप्शन गलत है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 22 की ओर। ये रहा सवाल नंबर 22। एक सप्तभुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। साथियों विकर्णों की जो संख्या होती है, आप देख लीजिए, ये जो त्रिभुज है इसमें कोई विकर्ण नहीं खींच सकते। चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं, एक ये है एक ये है। चतुर्भुज में हम 2 विकर्ण खींच सकते हैं। इसके बाद यदि साथियों हम बात करें पंचभुज की, तो ये हमारे पास एक पंचभुज है, 1 2 3 4 5। इसमें हम जो विकर्ण खींच सकते हैं वो देख लीजिए साथियों, कौन कौन से खींच सकते हैं। पहला विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है। इसके बाद दूसरे जब पॉइंट से खींचेंगे साथियों, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसके अलावा हम और कहीं से यदि हम विकर्ण खींचने का प्रयास करेंगे, तो इस पॉइंट से जब खींचेंगे तो साथियों तीसरे पॉइंट से जब हम विकर्ण खींचेंगे तो एक विकर्ण हम ये खींच देंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 विकर्ण हो जाएंगे। अब साथियों इनकी जो संख्या काउंट करने का फॉर्मूला है वह है कुल विकर्ण बराबर होते हैं n-3 और बटा में 2। n-3, अब यहाँ n है साथियों भुजाओं की संख्या, तो यहाँ सप्तभुज में 7 भुजाएं होती हैं। 7 और 7 में से जब 3 घटाएंगे तो बचेगा 4 और बटा में 2। 7 चौक 28 में जब 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 14। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, यदि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो परिमाप में कितनी वृद्धि होगी। साथियों भुजा में जब हम वृद्धि करेंगे, वर्ग की भुजा में वृद्धि करेंगे तो परिमाप में भी उतनी ही वृद्धि होगी, तो इसका आंसर होगा 10%। चलिए सवाल नंबर 24 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो चौड़ाई व लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। साथियों ये हमारे पास एक आयत है, इसकी जो लंबाई है वो 5 है और साथियों परिमिति यानी टोटल जो इसकी परिमिति है, इसका जो परिमाप है वो 16 है। तो अर्ध परिमाप की यदि हम बात करें तो अर्ध परिमाप 8 होगा साथियों। अर्ध परिमाप जब 8 होगा तो उसमें से 5 तो हमारी लंबाई है, तो चौड़ाई बचेगी 3। तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हो जाएगा 3:5। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 25 की ओर। सवाल नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य है। किसी त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों त्रिभुज जो होता है उसके लिए सत्य कथन पहचानना है। बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये साथियों गलत है, क्योंकि बाह्य कोणों का जो योग है वो साथियों होता है 360 डिग्री। अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये साथियों गलत है, क्योंकि अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है साथियों। 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 26 की ओर। सवाल नंबर 26 ये रहा। संख्या 54,238 में 2 व 8 के स्थानीय मानों का अंतर। तो साथियों संख्या हमारे पास है 54,238, इसमें 2 का स्थानीय मान होगा 200 और 8 का स्थानीय मान होगा 8। इनका अंतर करेंगे तो आएगा 192। तो 192 हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 27 को देख लीजिए। 27, निम्न में से सत्य कथन कौन सा नहीं है। सत्य नहीं है अर्थात असत्य है। तो अब आप देख लीजिए, आयत एक वर्ग भी होता है साथियों। जो आयत होता है वो वर्ग नहीं होता, अर्थात ये हमारा जो कथन है वो सत्य नहीं है। वर्ग एक आयत होता है साथियों, ये जो वर्ग है ये आयत भी होता है। आयत एक चतुर्भुज भी होता है, ये भी सही है, और वर्ग एक चतुर्भुज होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमसे पूछा सत्य कौन सा नहीं है, तो साथियों ये हमारा सत्य नहीं है और यही हमारा आंसर होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 28 की ओर। सवाल नंबर 28 ये रहा। संख्या एक घड़ी है साथियों हमारे पास। यहाँ पर घड़ी की मिनट वाली सुई
किसी अंक से ठीक अगले अंक पर जाने में कितना समय लेती है या फिर क्या करती है, वो ऑप्शन में लिखे हुए हैं साथियों। ये हमारी एक घड़ी है, जैसे मान लीजिए मिनट वाली सुई अभी 3 पर है, तो ठीक अगला अंक 4 है। 4 तक जाने में साथियों इसे 5 मिनट लगते हैं। सही बात है, 300 सेकंड लेती है साथियों। 5 मिनट जब लगते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 300 सेकंड होंगे। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है। 30 डिग्री का कोण बनाती है साथियों। ये जो कोण है ये 30 डिग्री का है, क्योंकि इस प्रकार के टोटल 12 हैं साथियों, और 12 में जो टोटल हमारा कोण है वो 360 बना हुआ है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ने पर हमारा 30 डिग्री बनता है। तो उपर्युक्त सभी, तो साथियों इस सवाल का आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 29 की ओर। 29 आप देख लीजिए। 5 वस्तुओं का वजन निम्नानुसार है। 10 kg साथियों, पहली वस्तु का वजन है 10 kg, दूसरी का है 90 kg, तीसरी का है 100 ग्राम। तो साथियों यहाँ पर किलोग्राम और इधर हम ग्राम लिख देते हैं। उसके बाद है 400 ग्राम, तो ये 400 ग्राम लिख देंगे। उसके बाद है साथियों 400 kg, तो kg वालों को एक जगह जोड़ लेंगे। अब हमारे पास टोटल जो वज़न हुआ है साथियों, ये हुआ है 500 kg और 500 ग्राम। साथियों औसत ज्ञात करते हैं, तो समान इकाई वाली राशियों में के योग में राशियों की संख्या का भाग देते हैं। यहाँ पर हमारे पास राशियाँ हैं 5, और इनका जो योग हुआ है साथियों ये हुआ है आपके सामने है। काटेंगे तो 100 kg और 100 ग्राम। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, 100 kg और 100 ग्राम। अब कुछ साथियों ने क्या किया है, इन सभी संख्याओं को जोड़ दिया साथियों। किलोग्राम के साथ किलोग्राम जुड़ता है, ग्राम के साथ ग्राम जुड़ता है। ये एक साथ ऐसे नहीं जोड़ सकते कि 10 लिखा फिर 90 लिखा फिर 100 लिखा फिर 400 लिखा और फिर 400 लिखा। ऐसे यदि आप जोड़ेंगे तो 400 400 800 900 और साथियों ये 1000। तो जब आप 1000 में साथियों 5 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएंगे आपके 200 kg, जो कि गलत होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 30 की ओर। सवाल नंबर 30 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। -9, 0.9, 0.10 और पॉइंट, ये साथियों -10 हैं और यहाँ पर 0.10 लिखा हुआ है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी जो संख्या है साथियों वो है 0.9, क्योंकि जब आप संख्या रेखा पर जाएंगे, ये हमारी संख्या रेखा है, यहाँ पर यदि 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा। तो -9 और -10 तो बहुत दूर हो गए, और साथियों 1 के नज़दीक आने के लिए 0.9, उसके बाद 1 के नज़दीक आएंगे और 0.1 साथियों यहाँ पर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 0.9। चलिए चलते हैं आगे साथियों। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। यदि आप इसी प्रकार की क्विज और करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको ये जो लिंक दिया हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों किसी भी प्रकार की आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, आप चाहते हैं कि हम यूट्यूब से जुड़कर इस प्रकार की जो क्विज हैं या इसके अलावा मैथ और रीजनिंग का जो हमारा बेसिक टू एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, मैथ एंड रीजनिंग का साथियों बेसिक टू एडवांस पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए साथियों आगे देखते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक था। आज के लिए साथियों इतना ही। आपको आपने टेस्ट दिया और वीडियो सॉल्यूशन देखे, इससे आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा। आप अपनी रैंक देखने के लिए 8 बजे हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप हैं और व्हाट्सएप ग्रुप हैं साथियों, रैंक लिस्ट उनमें डाल दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को साथियों आप इसी प्रकार आकलन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।